हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज पेज से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये हमारे सी राजा मोहन जी द्वारा लिखा गया आर्टिकल डिप्लोमेसी आफ्टर गलवान। ये भारत की चाइना के प्रति क्या रवैया होना चाहिए, क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स होना चाहिए या पॉलिसीज़ होना चाहिए आफ्टर जो गालवान इंसिडेंट हुई है, तो उसी के मद्देनज़र ये आर्टिकल लिखा गया है। और इंडिया की जो बढ़ती हुई जो रिलेशनशिप है, ये अलायंस है रशिया के साथ, वो कितना कारगर होगा इस डिप्लोमेसी में, उसी पे ये डिस्कशन है। और दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये हमारे जो इकोनॉमिक रिवाइवल पोस्ट कोविड जो इकोनॉमिक रिसेशन हुई है, उसकी रिवाइवल के लिए जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है वो किस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करेगी और उससे कि हमारा जो ग्रोथ है और जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगी। तो उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालिसिस करते हैं इन दोनों आर्टिकल्स का। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आर्टिकल एनालिसिस करेंगे इसका शीर्षक है डिप्लोमेसी आफ्टर गलवान। ये भारत के डिप्लोमेटिक मेजर्स क्या होना चाहिए चाइना को लेके गलवान इंसिडेंट्स के बाद, उसी पे ये आर्टिकल है। तो चलिए आइए एनालिसिस करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। अभी देखिए दोस्तों, राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भारत की जो चाइना को लेके जो डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन या डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ है वो डिपेंड करेगा कि जो लद्दाख में जो कॉन्फ्रंटेशन है, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, वो किस तरह इवॉल्व होती है। अगर कहते हैं अगर जो स्टेटस को जो अप्रैल को था इस साल के, वो अगर रहती है, जो एक्चुअल जो एलएसी जो भारत जो क्लेम करती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो अगर मेंटेन रहती है, तो भारत की जो चाइना को लेके जो पॉलिसीज़ है वो तो आगे की तरह ही रहेगा। और यदि अगर इंडिया को अगर सेटबैक होती है, इंडिया को अगर कोई सेटबैक मिलती है यहाँ पे, तो हम भारत सरकार को मतलब फिर से उसकी जो चाइना को लेके जो पॉलिसीज़ है उसको रीओरिएंट करना होगा, उसको रेडिकली मतलब बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंजेस लाना होगा चाइना पॉलिसीज़ को लेके, ये कहना है राइटर का। और अगर लद्दाख को लेके जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है वो अगर बिगड़ जाती है, तो इंडिया को उसकी जो मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है और जो पॉलिटिकल स्टैंड है उसको और भी सशक्त करना होगा चाइना के विरुद्ध। तो ये होगा मतलब जो इमीडिएट पॉलिसी होना चाहिए भारत सरकार की पोस्ट गलवान डिप्लोमेसी में। मतलब हमें मिलिट्रीली और पॉलिटिकली चाइना पे प्रेशर डालना होगा और इसके लिए हमें जो हमारा मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उसको और भी सशक्त करना होगा, ये कहना है राइटर का। अभी देखिए दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें एसिमेट्री है, मतलब उसमें समानता नहीं है। चाइना कहा जाता है कि भारत से सेवन सेवन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है मिलिट्री कैपेबिलिटी में। तो यहाँ पे जो भारत और चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी में जो एसिमेट्री है उसको लेके मतलब बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है उसमें भारत को मतलब अलायंस करना होगा यूएस और दूसरे पश्चिमिया देशों से, जिससे कि भारत को एडवांटेज मिले। और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डीकॉपलिंग है, मतलब जो इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप को मतलब जो रिलेशनशिप को तोड़ना या रिलेशनशिप नहीं रखना चाइना के साथ, और हमारे इकोनॉमी को और भी डाइवर्सिफाई करना है चाहिए दूसरे देशों के साथ, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है वो चाइना पे ना रहे और भारत और भी एक इवॉल्विंग इकोनॉमी बन जाए, जिससे कि मतलब चाइना को टक्कर दे सके। तो इस तरह का कुछ पॉलिसीज़ भारत को लेना होगा, लेकिन ये है पॉलिसीज़ जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है, शॉर्ट टर्म की नहीं है। अभी देखिए लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ जो है उसको लेके राइटर ये कहते हैं कि अभी हमें इमीडिएट जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पे हमें ध्यान देना होगा, ना कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर मिलिट्री स्टैंड अप हो जाती है तो हमें इस हमारा जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो चाइना को टक्कर देने योग्य बनाना होगा। और यहाँ पे भारत को जो भारत की जो दोस्त है उनको भूलना नहीं चाहिए, जो कि हमारे साथ ये जो क्रिटिकल मोमेंट में भारत की साथ देंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे जो मिलिट्री एनालिस्ट थे, डिफेंस एनालिस्ट थे, वो ये बात कर रहे थे कि भारत और यूएस की जो मिलिट्री प्रॉस्पेक्ट है उसको मतलब भारत अपनाना चाहिए। भारत को जो यूएस के साथ जो साझेदारी मिलिट्री अलायंस है उसको अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यूएस के बजाय मॉस्को जाना ज़्यादा बेहतर सोचा, क्योंकि भारत ये इंश्योर करना चाहता है कि जो रशिया ये इंश्योर करेगा कि जो स्पेयर पार्ट्स, जो मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स है और जो एडिशनल जो वेपन्स है जैसे कि फाइटर क्राफ्ट्स जो भारत को चाहिए अभी, वो रशिया भारत को सप्लाई करेगा। मतलब इसी मद्देनज़र मतलब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मतलब यूएस के बजाय मतलब रशिया को में जाना ज़्यादा बेहतर सोचा। और यहाँ पे राइटर राजा मोहन जी ये कहते हैं कि 3 दशकों के बाद जो रशिया की अब करीब 3 डेकेड्स कॉलअप्स के बाद भी इंडिया की जो डिपेंडेंस है रशिया पे वो अभी भी बरकरार है।
और इसी मद्देनज़र मतलब राजनाथ सिंह जी ने मतलब मॉस्को की विज़िट की थी। और क्योंकि ये जो चाइना के साथ जो आपका जो क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे इंडिया अपनी जो भूतपूर्व जो फ्रेंडलीनेस थी रशिया के साथ, उस पे डिपेंडेंट ज़्यादा आश्वस्त है, ना कि यूएस के साथ नई मतलब डिफेंस अलायंस करने के हेतु। तो यहाँ पे अभी भारत आपका रशिया के साथ साथ जो मेजर जो डिफेंस सप्लायर्स है भारत के, जैसे फ्रांस और इजराइल, उनके साथ भी नए कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पे में वो लिप्त हुआ है, जिससे कि उनकी जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डिलीवर हो, मतलब जल्द से जल्द वो डिलीवर हो, और भारत को मतलब एक पर्याप्त मतलब मिलिट्री कैपेबिलिटी बने रहे इस क्राइसिस के मद्देनज़र। लेकिन इस बीच जो यूएस के साथ जो हालाना कुछ सालों में आपको भारत का जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और यूएस की जो एयरक्राफ्ट है, जैसे कि आपका लद्दाख में अभी भी मंडरा रही है, मतलब भारत यूज़ कर रही है यूएस की एयरक्राफ्ट, जैसे कि आपका C-130 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और जो चिनूक और जो अपाचे एयरक्राफ्ट से जो लद्दाख में अभी भारत सरकार यूज़ कर रही है, वो मतलब यूएस से ही लिया गया है। तो यूएस के साथ मतलब जो डिफेंस जो रिलेशनशिप है वो भी मतलब ग्रो करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी हमें मतलब ये तो लॉन्ग टर्म की है, अभी शॉर्ट टर्म की हमें सोचना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें कौन सा पॉलिसी लेना बेहतर होगा, ये मतलब उसी पे मद्देनज़र हमें हमारा डिफेंस पॉलिसी को ले जाना चाहिए, ये कहना है राइटर का। अभी यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि जो रशिया और चाइना दोनों ही मतलब जो भारत की जो बढ़ती हुई जो रिलेशनशिप है यूएस को लेके, वो चिंतित थे, वो इसकी कंप्लेन कर रहे थे पिछले कुछ सालों में। तो अभी रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करती है भारत की रिक्वेस्ट की, वो उसकी सपोर्ट करे मतलब इंडिया को चाइना के विरुद्ध, ये मतलब आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा। और ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो इंडिया की जो मॉस्को के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसी इवॉल्व होती है। क्योंकि आपका जो वो दोनों चाइना और रशिया जो है वो आपस में मतलब एक अलायंस या स्ट्रेटजिक उनका एक अलायंस है, जो यूएस की मतलब अपोजिशन में या यूएस की विरुद्ध। तो यहाँ पे रशिया कितना मतलब भारत की मदद करेगा चाइना के विरुद्ध, मतलब ये भी एक मतलब अंदेशा है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो मिलिट्री अलायंस है यूएस के साथ, उसकी जो फ्यूचर है उसको लेके वो चिंतित है, क्योंकि जो यूएस में जो आने वाले जो इलेक्शन है और उसमें जो ट्रम्प की जो प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जो बाइडेन है उनकी प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हुई थी कोविड जो कोरोना वायरस की क्राइसिस को मेंटेन उसको कंट्रोल करने हेतु। तो यहाँ पे जो यूएस और इंडिया की जो मिलिट्री अलायंस या रिलेशनशिप कितना कारगर होगा, वो भी मतलब मतलब उसमें भी काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और जो अगर यहाँ पे अगर ट्रम्प सरकार बदल जाती है, तो नई सरकार आने से भी जो भारत के प्रति जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा नहीं चेंज होगा। लेकिन यद्यपि इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो बाइडेन है उनका भारत के प्रति उतना रवैया ख़राब नहीं है। लेकिन ये जो आपका नई एक एडमिनिस्ट्रेटिव आने से जो एडमिनिस्ट्रेशन स्लो डाउन हो जाती है नई सरकार आने से, तो उससे जो उनकी जो प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाएगा। तो भारत की यहाँ पे मदद करने में कितना यूएस कारगर होगा, यूएस की जो अलायंस भारत के साथ कितना कारगर होगा, इसमें एक भारी प्रश्न चिन्ह है, ये कहना है राइडर का। अभी यहाँ पर राइडर ये कहते हैं, अभी रशिया के साथ हो चाहे या यूएस के साथ हो, अभी देखिए विश्व के सभी देश मतलब चाइना को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि चाइना एक मतलब वर्ल्ड का विश्व का अभी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब पावर है, और सबसे वैल्यूड आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टनर है बहुत सारे देशों के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत कम देश ये चाहेंगे कि वो अपने आप के अपना नाक गलाएंगे या अपने आप को मतलब इन्वॉल्व करेंगे, मतलब ये भारत और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट के बीच, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में वो अपने आप को मतलब इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो चाइना के साथ उनकी रिलेशनशिप उनके लिए बहुत मायने रखता है, और वो नहीं चाहेंगे कि भारत के लिए उनकी रिलेशनशिप चाइना के साथ ख़राब हो। तो अभी मतलब अभी भारत को चाहिए वो अपना जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है या जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है वो वेस्ट ना करे कि इंटरनेशनल सपोर्ट को लेने हेतु, मतलब ये इतना कारगर नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पर राइटर ये कहते हैं, अगर इंडिया अगर चाइना के साथ इस क्राइसिस से नहीं उभर पाया, तो उसकी मतलब
आपका ये जो ट्रबल है अ, इंडिया में या वर्ल्ड में, वो और भी बढ़ जाएगा। वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशनशिप में या भारत की जो अंदरूनी समस्या है वो और भी बढ़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप उसका और भी बिगड़ेगा। और आपका इससे क्या होगा, जो भारत की जो चाइना के प्रति जो रवैया है वो और भी भारत को, मतलब चाइना को अपनी पॉलिसीज़ बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा भारत को। और यद्यपि अगर भारत सक्सेसफुल होता है चाइना से यहाँ इस कॉन्फ्रंटेशन में, अगर भारत सक्सेसफुल होता है तो उसकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टॉक है उसकी वैल्यू मतलब बढ़ जाएगी, मतलब उसकी पॉलिटिकल रैंकिंग बढ़ जाएगी दुनिया में। और उसकी ऑप्शंस जो चाइना के विरुद्ध वो और भी बढ़ जाएगा। मतलब उसकी जो ये डिपेंड करेगा इंडिया अभी इस क्राइसिस से किस तरह उभरता है। अगर वो पॉजिटिवली उभरता है तो विश्व में उसकी पॉलिटिकल पोजीशन बढ़ेगी और चाइना को लेके उसकी जो ओपिनियंस है उसको और भी वो रखने में मतलब दुनिया के आगे रखने में वो मतलब कारगर होगा। और अगर यहाँ पे वो विफल होता है तो उसकी दुनिया में उसकी इमेज तो घटेगी ही घटेगी, और डोमेस्टिकली उसका नुकसान भी बहुत, इकोनॉमिकली डोमेस्टिक जो नुकसान होगा वो भी काफ़ी होगा। तो आपका और अंत में राइटर सी राजामौली जी ये कहते हैं कि अभी जो वर्तमान की दुनिया में विश्व के सभी देश मतलब इस बहुत मतलब डिफ़िकल्टी में है कि वो स्टैंड अप करें, मतलब बहुत उनको मुश्किल हो रहा है। चाइना की जो बढ़ती हुई जो राजनीतिक, अर्थनैतिक और जो मिलिट्री प्रेशर्स है उसके विरुद्ध उनको स्टैंड लेना। और अगर इस समय अगर इंडिया अगर सक्सेसफुली चाइना की जो एक्सपांशनिज्म है, उसकी जो बढ़ती हुई जो जोग्राफिकल एक्सपांशन की नीति है, उस पे अगर वो सक्सेसफुल होता है उसके विरुद्ध, तो ये एक डेफिनेटिव मोमेंट होगा जो कि जियोपॉलिटिकल इवोल्यूशन एशिया की जियोपॉलिटिकल इवोल्यूशन की इतिहास में एक डेफिनेट मोमेंट होगा। और विश्व भर के लिए और भारत के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है, जो कि 1962 की जो क्राइसिस था, भारत और चाइना की जो वार हुई थी, चाइनीज़ एग्रेशन हुई थी, उससे भी अभी एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मोमेंट है भारत के लिए। ये कहना है भारत या दुनिया के लिए, ये कहना है राइटर का। तो ये था एनालिसिस आर्टिकल डिप्लोमेसी आफ्टर गलवान की। तो आइए एनालाइज करते हैं आज का नेक्स्ट आर्टिकल। दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग एनालाइज करेंगे ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसका शीर्षक है स्पेंडिंग आवर वे आउट। और यहाँ पर राइटर्स ये कहते हैं कि जो भारत की जो इस कोविड-19 की क्राइसिस से, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे उभरने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक कंजम्पशन में, उसको और भी बढ़ाना होगा, जिससे कि जो इकोनॉमी है वो रिवाइव करे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, राइटर्स एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा कहते हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एस्टिमेट है, ये कहती है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो मतलब -4.9% तक गिर जाएगी। और ये और भी मतलब और भी गिरेगा अगर जो वायरस की जो एपिडेमिक की जो प्रकोप है वो अगर नहीं कमा आपका इस साल के अंत तक। और इन कंपैरिजन जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी मतलब घटती हुई, मतलब वो भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है आपके पिछले आपके 8 क्वार्टर से, पिछले 2 सालों से। तो जो आरबीआई की इंडिकेशन है कि जो ग्रोथ है वो मतलब सबसे मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पिछले 4 दशकों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ घट जाएगा इस साल के अंत तक। और जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी पैकेजेस है वो तो आपका मार्केट में लिक्विडिटी लाने की बात करती है, और जो सपोर्ट करती है लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हेतु जो पॉलिसी है वो तो ली है। लेकिन राइटर्स यहाँ पे ये कहते हैं कि अभी हमें जो इमीडिएट जो आपकी जो प्रॉब्लम है, जिसको वो कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसकी हमें इलाज करना चाहिए। तो जिससे कि जो डिमांड साइड जो है वो इकोनॉमी है वो रिकवरी करे। तो यहाँ पे यहाँ पे जो डिमांड साइड इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए यहाँ पे राइटर्स कहते हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो एकमात्र कंपोनेंट है जो कि इकोनॉमी को यहाँ पे मूव कर सकता है, क्योंकि जो पब्लिक कंजम्पशन है वो तो बहुत ही घट गई है कोरोना वायरस की महामारी हेतु। तो अभी सिर्फ गवर्नमेंट साइड जो कंजम्पशन है वो उसको बढ़ाने से ही मतलब जो इकोनॉमी है वो रिवाइव करेगा, ये कहना है राइटर्स का। और यहाँ पे डिमांड को बढ़ाने के लिए राइटर्स जो कीनेसियन जो थ्योरी है उसको यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि वो ये कहता है, कीनेसियन थ्योरी ये कहता है कि डिमांड को अगर मार्केट में इंक्रीज़ करना है तो आपका एक जीडीपी के एक कंपोनेंट को एक्सपांड करना होगा सरकार को। तो आपका इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो आपका ये डोमिनेटेड आपका ये
आपका डोमिनेटेड आपका कंजम्पशन, पर्सनल जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो लोग कितना कंजम्पशन करते हैं, वो कितना टोटल खर्चा करते हैं, वो एक फैक्टर है इंडिया की जीडीपी में। उसके बाद जो जीएफसीएफ है उस पे भी डिपेंड करता है, और जो आपका गवर्नमेंट फाइनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उस पर भी डिपेंड करेगा करता है, और नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चारों जो कंपोनेंट्स है उस पर डिपेंड करता है भारत की जो जीडीपी किस तरह कितना ग्रोथ करेगा। लेकिन यहाँ पर राइटर ये कहते हैं जो कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट जो डिमांड है वो पिछले कुछ क्वार्टर से आपका 1-2 साल में आपका बहुत ही घट गई है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मतलब आपका ये कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की कम होने से आपका जो इकोनॉमिक ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी घट गई है, ये कहना है राइटर्स का। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन की घटती हुई रेट्स के साथ साथ जो IRFS की जो डिबैकल हुई थी आपका, IRFS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सितंबर 2018 में जो डिबैकल हुई थी, और इससे जो ये सिचुएशन है वो और भी ख़राब हो गई थी। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, जो उनकी जो आपका घटती हुई आपका ग्रोथ, क्योंकि उनके जो 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 इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इंडिया की कंजम्पशन ग्रोथ में, तो वो भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि फंडिंग के इश्यूज थी, फंड क्रंचिस के लेके। और इससे क्या हुआ था, जो वो जो क्रेडिट सप्लाई करते थे मार्केट में, जो छोटे छोटे कंपनी इंडस्ट्रीज़ को, MSCBs को आपका जो ये लोन देते थे, वो भी इम्पेक्ट हुआ था। इससे क्या हुआ, जो खुदरा व्यापारी है उनकी ग्रोथ भी हैम्पर हुआ, और उससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों हैम्पर हुए थे। तो अ, तो इससे आपका ये सिचुएशन और भी ख़राब होने वाला है, क्योंकि जो पर्सनल जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों की जो कंजम्पशन की रेट है वो और भी घटेगी, और ये मतलब सबसे स्लो रेट में चल रही है आपका 15 सालों में। तो ये जो ग्रोथ है वो तो बहुत ही कमने वाला है, ये कहना है राइटर्स का। और ये बिगड़ती हुई जो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए यहाँ पे राइटर्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहते हैं, वो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपका एक उसके एक स्ट्रॉन्ग लिंक्स है, उसको इसको उसका अगर डेवलपमेंट हो तो वो मतलब ग्रोथ कर सकती है। बहुत सप्लाई साइड और डिमांड साइड इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करने में ये बहुत ही कारगर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जो है। और इससे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा और लॉन्ग टर्म एसेट्स भी क्रिएट होगा। तो भारत को अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उस पर ध्यान देना चाहिए, ये बिगड़ती हुई इकोनॉमिक सिचुएशन के मद्देनज़र। तो यहाँ पे इंडिया के पास ऑलरेडी एडवांटेज है, क्योंकि जो भारत के पास अभी ऑलरेडी की प्रोजेक्ट्स है आपका जो कि नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें बहुत सारा की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, और वो हमें हेल्प कर सकती है क्विक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। तो इंडिया को अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए भारत के पास ऑलरेडी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हेतु काम करती है, जैसे कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और फिर नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो काफ़ी हेल्प कर सकती है आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिवाइवल हेतु। तो इनको हमें रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, और उनकी डेवलपमेंट के हेतु भारत सरकार को फिर से उनको और भी एफिशिएंट बनाना चाहिए, जिससे कि इन इंस्टीट्यूशन की लाभ उठा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो हम और भी बेहतर कर सकते हैं, ये कहना है राइटर्स का। और जो इन संस्थानों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेतु काम करते हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए, उनकी रिवाइवल के लिए हमें चाइना की एग्जांपल, उसकी उदाहरण ले सकते हैं, और हमें सरकार को नई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स मार्केट में लाना चाहिए, जिससे कि आपका जो फंडिंग है, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो भी प्रोजेक्ट्स है उनकी फंडिंग और भी हो, और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट्स है उनकी स्पीडी मतलब रिकवरी हो, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से। तो अभी इससे क्या होगा, इन इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों की अगर इंस्टीट्यूशंस की रिवाइवल से क्या होगा, आपका जो क्रेडिट चैनल्स है मार्केट में वो और भी मतलब सुचारू होगा, और जो इससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडी की जो बॉन्ड मार्केट है उसकी डेवलपमेंट होगा, और इससे क्या होगा, जो बिजनेस है और बैंकर्स है उनकी जो मार्केट पे उनकी भरोसा और भी आएगा, और ये वो मतलब लोन देने में या लोन लेने में और भी वो मतलब
और भी रिस्क एवर्स हो जाएंगे, मतलब उनका मतलब उनको और उनकी भरोसा मार्केट में और भी आ जाएगा और वो लोन लेंगे और लोन देंगे भी। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ और भी बढ़ेगा। तो ये मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, उसकी मतलब सरकार लाभ उठा सकता है, और जिससे कि मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उनकी डेवलपमेंट हो, और उनके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काम करते हैं उनकी भी ग्रोथ होगा और रिवाइवल होगा। तो ये नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, इससे क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइव नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन की प्रोजेक्ट्स है वो फिर से सुचारू होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर डेवलप होगी, और उससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फिर से मतलब बिल्डअप होगी। तो ये था आर्टिकल स्पेंडिंग और वे आउट की एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आज की एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।